बच्चों लीजिए, आपका एक अगला टॉपिक आ गया है। पार्ट 5 है ये आपका, ये भाग 5 है, चैप्टर 3 है। नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। किसका साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था? रोमन साम्राज्य। ठीक, चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे। अभी तक तो हमने आरंभिक काल पढ़ लिया है, आरंभिक काल की व्यवस्थाएं हमने पढ़ी हैं। एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लगभग आधे घंटे का है, और दूसरा छोटा है, 12 से 14 मिनट का वीडियो है। उन दोनों को देखने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आरंभिक काल की दशा क्या थी रोमन साम्राज्य की। अब हम लोग आ रहे हैं कि जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती, मैंने 2 काल बताए थे। तीसरी शताब्दी से पहले का जो कालखंड था वो पूर्ववर्ती काल था, उसके बाद का जो कालखंड आया वो परवर्ती काल कहलाया। तो कौन सी ऐसी स्थिति बनी, क्या ऐसी कंडीशन हुई कि यह 2 भागों में बट गया और संपूर्ण इतिहास क्रम जो है वो 2 भागों में विभाजित करके इसको पढ़ता है। परवर्ती और पूर्ववर्ती, तीसरी शताब्दी से पहले पूर्ववर्ती और तीसरी शताब्दी के बाद का इतिहास, जब तक इनका शासन रहा तब तक का परवर्ती है। अब कोई ऐसी परिस्थिति बनी, और जो परिस्थिति बनी उसी को हम कहते हैं कि तीसरी शताब्दी का संकट। कोई ऐसा संकट आया कि इनको बढ़ना पड़ा, नहीं तो भाई अगर कोई बाधा न होती, कोई विघ्न बीच में न आया होता तो सिलसिलेवार तरीके से चलते रहते। 2 भागों में बटे, 2 पार्ट में बटे, यानी कि बीच में कोई ब्रेकर पड़ा, कोई रुकावट आई। तो वही जो रुकावट थी, तीसरी शताब्दी का संकट जो आया था, जिसके कारण इनको 2 भागों में बांट दिया गया, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। पहली व दूसरी शताब्दी, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी, जब से ईस्वी शुरू हुई, 2021-2020 चल रहा है। 2020 का पहला सत्र जब शुरू हुआ था तब की बात हो रही है कि पहली और दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य, रोमन शासकों का साम्राज्य शांति समृद्धि व आर्थिक विस्तार का प्रतीक था। पहली व दूसरी शताब्दी में रोमन शासकों का साम्राज्य शांति समृद्धि व आर्थिक विस्तार का प्रतीक था, यानी कि पहली व दूसरी शताब्दी में स्थिति इनकी जो थी वो अच्छी थी। शांति प्रिय मतलब कोई किसी प्रकार का युद्ध वगैरह नहीं था। समृद्ध मतलब उत्पादन अच्छा था, यानी कि सबको अपनी आवश्यकता की चीजें, भरपेट भोजन और जो भी जरूरी चीजें थी, बेसिक नीड्स, वो अवेलेबल थी। और इसी के साथ ही आर्थिक विस्तार जो था, यानी व्यापार तीव्र गति से दूसरे क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा था इनका, यानी इनके पक्ष में हो रहा था। ये स्थिति थी इनकी पहली और दूसरी शताब्दी की। वहीं तीसरी शताब्दी रोमन शासकों के लिए तनावपूर्ण रही, मतलब परिस्थितियां गड़बड़ हुई, कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई, जो जैसे थी वो वैसे नहीं रह गई। अब उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या मामला हुआ था। संघर्ष आरंभ हो गए थे, आरंभ होने के कारण ठीक स्थितियां तनावपूर्ण हो गई। इससे पहले हमने एक जगह चर्चा की थी ससानी वंश की। तो अगर हम आते हैं ससानी वंश पे, तो हमने पहले ही बताया था ये लड़ाकू, खूंखार और युद्ध प्रिय टाइप के हैं। तो ये जो ससानी वंश था ये बहुत ही आक्रामक था, ये बहुत ही आक्रामक वंश था। इसने क्या किया कि 225 ईस्वी में 225
एडी, इसको एडी कहते हैं। फिर आगे जब आप जाएंगे तो कुछ चीजें आपको सीए मिलेंगी। सीए मतलब कॉमन एरा, वो इसी को कहते हैं। ईस्वी को एडी और सीए भी कहा जाता है। तो मैं से 15 वर्षों तक, यानी 25 से शुरू करके आगे 15 वर्षों तक यानी 40 तक इस वंश ने फरात नदी की ओर साम्राज्य विस्तार किया। ठीक, यानी यह वंश अब क्या कर रहा है कि 15 वर्षों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। और किस क्षेत्र में कर रहा है? फरात नदी के किनारे। और फरात नदी ही वो नदी है जो ईरानी और रोमन दोनों साम्राज्यों की सीमा का निर्धारण कर रही है। अब यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था सापुर। ये ससानी वंश का शासक है। इसने कई बार रोमन साम्राज्य की सेना को पराजित किया। रोमन सेना को पराजित किया। इतनी विस्तृत और विशाल सेना पराजित हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप की शक्ति, अपनी शक्ति को बढ़ा चुके हैं, बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं। रोमन सेना को परास्त किया। एक जगह पर इसने शिलालेख में उल्लेख किया है कि कोई शिलालेख है मिला है जिसमें इसने उल्लेख किया है। ये जो शिलालेख है वो 3 भाषाओं में है। लातिनी, यूनानी और ईरानी, 3 भाषाएं जो थी। ईरान की जो क्षेत्रीय भाषा थी, लोकल लैंग्वेज थी, उसमें भी है। 3 भाषाओं में इसमें इस बात का उल्लेख है कि सापुर ने रोमन सैनिकों यानी 60,000 रोमन सैनिकों का सफाया किया। सफाया किया अर्थात जान से मार दिया। यहां तक स्थिति पहुंचती है ससानी वंश के कारण। कब पहुंचती है? जब 3री शताब्दी में यह साम्राज्य अपना प्रवेश कर चुका होता है। यही संकट की स्थिति इनकी आरंभ होती है। संकट काल यही से इनका आरंभ होता है। यही वजह थी इनकी कि इनका जो इतिहास रहा वो पूर्ववर्ती और परवर्ती में बट गया। जब ये ताकतवर हुए, ईरानी क्षेत्र के जो शासक थे वो ताकतवर हुए, तो इन्होंने काफी हिस्सा रोमन साम्राज्य के शासकों का अपने कब्जे में ले लिया और एक लंबे समय तक अपने कब्जे में बनाए रखा। ये कारण था जिसके वजह से इनका साम्राज्य का जो कालखंड है वो परवर्ती और पूर्ववर्ती 2 भागों में बटा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा। तो अगला बिंदु हमको मिलता है यहाँ जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति, 3 चीजों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मैंने बताया कि अब अगला टॉपिक हमारा है, इसी वीडियो पार्ट में आएगा, लिंग, साक्षरता और संस्कृति। संस्कृति, ठीक। इसके अंतर्गत हम वहां की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें महिला पुरुष का भेदभाव, महिलाओं के अधिकार, पुरुषों के अधिकार,
महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव होता था, यानी लैंगिक असमानता जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं उसी से मिलता जुलता ये हिस्सा होगा। फिर हम साक्षरता दर पर आएंगे कि साक्षरता दर क्या थी, कौन से लोग साक्षर होते थे, कितना हद तक पढ़ना जरूरी होता था, और फिर संस्कृति वहां की क्या थी, कल्चर क्या था उनका। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। यहां पर आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण समाज था, यानी यहाँ का जो समाज था वो वर्तमान में जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उनसे उन्हीं की तरह बिल्कुल व्यवस्थित था। जैसे आज आधुनिक समाज होता है वैसे ही व्यवस्थित था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी एकल परिवार। एकल परिवार इसकी सबसे बड़ी विशेषता पाई गई है। यहाँ पर व्यक्ति एकांकी परिवार के साथ जीवन बिताना ज्यादा पसंद करते थे। परिवार में माता पिता व वयस्क भाई को लोग रखना नहीं पसंद करते थे। माता पिता या भाई जो वयस्क है, बालिक है, उसको अपने साथ नहीं रखना पसंद करते थे। अपेक्षा करते थे कि वो भी अपनी व्यवस्था कर ले, एकांकी परिवार की तरह रहे। जबकि दास सभी परिवारों में होते थे, और ये जो दास होते थे इनका रहना खाना सब घर के अंदर ही होता था। जो भी व्यक्ति इनको अपने यहाँ दास रखता था वो इनको अपने घर में रखता था, इनके भोजन पानी की व्यवस्था करता था, जो भी कार्य होता था उसको ये संपन्न करते थे। मतलब माता पिता और परिवार के लोगों को नहीं रखा जाता था, बजाय इसके दासों को, मजदूरों को घर में रख लिया जाता था, क्योंकि इनसे ये कार्य लेते थे। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं को अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं को अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त थे। ये महिलाएं थी, उनको अनेक वैधानिक अधिकार प्राप्त थे। उन अधिकारों में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। इस समाज में महिला व पुरुष दो वित्तीय शक्तियां थे। जैसे सामान्य से भी धारणा होती है, किसी एक व्यक्ति का विवाह किसी बालिका से, किसी महिला से हो जाए और उस व्यक्ति की जो आय है वो है 50,000, तो अभी मानसिकता क्या होती है, उस महिला से भी बोला जाता है कि अरे अब तुमको कौन सी चिंता, 50,000 रुपए तो तुम्हारे आ ही रहे। मतलब कहने का ये है कि दोनों लोगों को अलग अलग वित्तीय इकाई नहीं मानता है समाज, बल्कि ये मानता है कि जो दोनों कमा रहे हैं वो एक ही है। यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ दोनों की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होती थी और उनका व्यक्तिगत अधिकार होता था। ये चाहे तो इनको पैसा दे और चाहे तो ना दे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर महिला जॉब करती है तो महिला की सैलरी कहाँ खर्चा होगी ये पुरुष निर्धारित कर सकता है। वहां पर ऐसा नहीं था। अभी होता भी यही है कि अगर कार खरीदनी है तो कोई जरूरी नहीं है, आदमी खुद सोच लेता है कि 50,000 रुपए ये कमाती है और ऐसे जोड़ के हो जाएगा। उससे उनकी अनुमति भी नहीं ली जाती है या पूछा भी नहीं जाता है, सिंपल सा यूज हो जाता है और उसपे वो कोई आपत्ति भी नहीं आती कभी। यहाँ पर क्या था, ये बिना इनसे पूछे इनकी संपत्ति नहीं ले सकते थे। यानी ये समाज जो था इसमें दो वित्तीय शक्तियां थे, महिला और पुरुष, पति पत्नी, यहाँ पर एक ही है। इसके आगे विवाह की आयु, पुरुष और
महिला, महिला सॉरी बालिका, बालिका का विवाह करवाइए, महिला का नहीं। तो इसमें क्या है, जो पुरुष का विवाह की पुरुष की आयु थी वो थी 28, 29 या फिर 30 से 32। ये इनकी आयु होती थी विवाह की 28 से 29 साल में या फिर 30 से 32 साल में अधिकतम। महिलाओं की जो विवाह की आयु थी वो बहुत कम थी, 16, 18 अथवा 22, 23 अधिकतम। यानी न्यूनतम ये थी, अधिकतम ये थी, न्यूनतम ये और अधिकतम ये। इस तरह से क्या होता था कि जो आयु होती थी उसका बहुत ही अंतराल होता था, अंतराल अधिक। अंतराल अधिक का कारण क्या है, ये बालिका मान लीजिए इसकी आयु 18 वर्ष है और ये 28 वर्ष की, यानी 10 वर्ष सामने वाला बड़ा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर इसके ऊपर रहेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा। ये जितना मैच्योर होगा ये उतना मैच्योर बालिका नहीं होगी। बहुत सारे मुद्दों में निर्णय ये उतने बेहतर ढंग से नहीं ले पाएगी जितने ढंग से वो ले सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अधिकांश निर्णयों में इस बालिका को इनके निर्णय पर निर्भर रहना पड़ेगा, और यही कारण था कि यहाँ पर आयु अंतराल के कारण महिलाओं का शोषण होता था। बहुत सारे निर्णयों में इनकी कोई भूमिका नहीं रहती थी। यहाँ तक कि एक बिशप हुआ है, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं वैसे वहां चर्च में बिशप होते हैं। एक बिशप है जिनका नाम था ऑगस्टिन, ऑगस्टिन नाम था इनका, ऑगस्टिन। ये अपने लेख में कहते हैं कि इनके पिताजी इनकी माता जी की नियमित पिटाई करते थे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दवाई खाना होता था, नियमित दवाई लेनी है, तो इन्होंने बताया है कि वह नियमित पिटाई करते थे। यानी इससे ये पता चलता है कि उस समाज में इतनी व्यवस्था होने के बाद भी ये आयु वर्ग का जो अंतर था उसके कारण महिलाएं कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उनके प्रेशर में आ जाती थी, दबाव में आने के कारण इनका शोषण होता था। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साक्षरता। जो साक्षरता दर का मामला है वो एक निश्चित व काम चलाओ साक्षरता पूरे साम्राज्य में व्याप्त थी। एक निश्चित जैसे हो जाता है, निश्चित कर दिया कि न्यूनतम 10th तो पास आउट होना ही चाहिए। अगर आदमी को कहीं पर कमाने भी जाना है, सऊदी, बंबई, अरबिया कहीं पर भी जाना है, तो उसके लिए भी न्यूनतम 10th क्लास होना चाहिए। अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी 10th क्लास मिनिमम होना ही चाहिए, जरूरी हो जाता है। और भी तरीके बन जाता है, लेकिन फिलहाल जरूरी सबसे पहला डॉक्यूमेंट से ही माना जाता है। तो निश्चित और काम चलाओ, जिससे अपना काम चल सके, गुजारा हो सके, कहीं पर आने जाने से कुछ चीजें एड्रेस वगैरह पढ़ लो, समझ लो, ये सारी चीजें। मतलब इतनी साक्षरता लगभग संपूर्ण समाज में व्याप्त थी। शिक्षा का कोई बहुत बड़ा स्तर, बहुत ऊंचा स्तर नहीं था। एक शहर मिला है जिसका नाम है पोम्पेई। ये पोम्पेई शहर जो है ये ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया था।
ये जो पोम्पई शहर है वो ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया था। तो यहाँ की जब खुदाई हुई है तो यहाँ घरों की दीवारों से जो घर है घरों की दीवारों पर विज्ञापन आदि लिखे मिले हैं। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो साक्षरता थी उसका व्यवसाय में उपयोग होता था। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो शिक्षा थी, साक्षरता थी, जो भी जानकारी थी उसका व्यवसाय में उपयोग होता था। और बहुत ज्यादा विस्तृत इसके बारे में जानकारी साक्षरता के बारे में नहीं मिली है। फिर हम आते हैं संस्कृति। तो ये जो संस्कृति थी वो विविधतापूर्ण, आप पहले ही देख चुके हैं कि विविधतापूर्ण थी। इस विविधतापूर्ण संस्कृति में ये विविधता हमें अनेक स्तरों पर दिखाई देती है। ये विविधता जो है हमें वो विभिन्न चरणों में अनेक स्तरों पर दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले धार्मिक क्षेत्र में जो विविधता थी तो अनेक संप्रदायों की संख्या संप्रदायों के स्थानीय स्तर पर अनेक देवी देवता थे। यानी क्या है, ईश्वर को लेकर विविधता। हमारे हनुमान जी, आपके गणेश जी, उनके शंकर जी, उनके वो, ऐसे मतलब विविधतापूर्ण, सबने अपने अपने हिसाब से मानते थे। तो स्थानीय स्तर पर संप्रदायों के देवता जो थे वो भिन्न भिन्न थे। पहली तो ये विविधता हो गई। दूसरा क्या था कि अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग थे। अनेकों भाषाओं का प्रयोग होता था। ठीक, पहली ये संप्रदायों के स्थानीय स्तर पर अनेक देवी देवता, अनेक भाषाओं का प्रयोग, ये दो हो गया आपका। फिर तीसरा है वो है वेशभूषा। वेशभूषा की विविधता, यानी पहनावे में स्थान स्थान के अनुसार पहनावा बदल जाता था। एक स्थान पर वही पहनावा, दूसरे स्थान पर दूसरा, तीसरे स्थान पर तीसरा। मतलब कहने का है कि जो पहनावा था, वेशभूषा था, उसमें भी विविधता हमको हर जगह दिखाई पड़ती है। वो पूरी तरह विविधतापूर्ण था। अगर भाषाओं को हम थोड़ा सा डीप में देखें तो कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती थी, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो फारस के पश्चिम में जो भाषा बोली जाती थी वो थी आरमाइक। बाद में आरमाइक लिपि भी बनी, जिसमें अशोक के शिलालेख मिले हैं आरमाइक लिपि में। मिस्र और काहिरा। मिस्र में जो भाषा बोली जाती थी वो थी काप्टिक भाषा थी। मिस्र के बाद उत्तरी अफ्रीका, तो उत्तरी अफ्रीका में जो भाषा बोली जाती थी वो थी प्यूनिक भाषा बोली जाती थी उत्तरी अफ्रीका में। और फिर उसके बाद बर्बर, स्पेन, बाद में स्पेन, पुर्तगाल, बहुत बड़े
जो है गामा बने, गामा कहते हैं ना, गामा समझते हैं, बहुत बड़े गामा बने, विदेश की यात्राएं आरंभ की। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत पहले से विस्तृत साम्राज्य वाले लोग थे। साहसिक समुद्रिक यात्राएं आप जब आधुनिक भारत को पढ़ना शुरू करते हैं तो मिलती हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। स्थल मार्ग जब इनके हाथ से निकल गया, कुस्तुनतुनिया पर अरब आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया, तब इन्होंने समुद्रिक यात्राएं आरंभ की। इससे पहले तो बहुत सारी यात्राएं भारत से हो चुकी थी पुर्तगालियों की। स्पेन, साथ ही उत्तरी स्पेन व उत्तर पूर्व में, स्पेन और जो जैसा मान लीजिए ये है तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। यहाँ का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र था जो है रोमन साम्राज्य का, उसमें कैल्टिक भाषा बोली जाती थी। लेकिन इनमें से कई भाषाएं मौखिक ही रह गई। ठीक, बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिनको लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनको लिखित में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही ये जो भाषाएं थी, इनमें बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी छोटे क्षेत्रीय स्तर पर, सारी इसमें नहीं लिखी गई है, कुछ महत्वपूर्ण लिखी है हमने। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं थी जिनकी लिपि ही नहीं तैयार हुई, वो सिर्फ मौखिक बनकर ही चलती रही और धीरे धीरे फिर समाप्त हो गई। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है लिंग साक्षरता और संस्कृति का, विविधतापूर्ण वातावरण संस्कृति का। सोचिए कैसा लग रहा होगा, आप आंख बंद करके देखिए कि आप उस साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, लैंगिकता के आधार पर देख रहे हैं कि छोटी बालिका का एक बुजुर्ग मध्यम आयु मतलब पहुंच चुका है लगभग, उससे विवाह हो रहा है और फिर उसके बाद वो उसको प्रताड़ित कर रहा है। आंख बंद करके एक बार इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन होगी। वो भी तब जब कानूनी दायरे में उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। साक्षरता दर बस सिर्फ इतना जानते हैं कि हाय हेलो, और उसके बाद में जब इंग्लिश में अगला वर्ड आता है हाउ आर यू, तो कहते हैं ठीक है। मतलब होता है ना, कभी कभी मैसेज किसी का आ जाता है, बहुत ही फॉरवर्ड लोग बनते हैं, कहते हैं हेलो हाय हाउ आर यू। जैसे आप लिखिए आई एम फाइन एंड यू, कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, मतलब आ जाते हैं 2 वर्ड के बाद हिंदी पे। तो वैसे ही साक्षरता पूरे क्षेत्र में थी। फिर अगर संस्कृति का देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर पे हमारी वो चीजें आती हैं, रहन सहन हो गया, खान पान हो गया, भाषा शैली हमारी होगी, ये सारी संस्कृति का पार्ट होते हैं, हमारे भाग होते हैं। तो ये पूरा विविधतापूर्ण था। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा आर्थिक विस्तार। हमने समाज को देख लिया, अब हम उसकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे। आर्थिक विस्तार किनके कंधों पर था और किनके प्रयासों से सफल हुआ, आगे बढ़ा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।